लेकिन हमारा सोच भी नया है। हम युवा हैं। हम अपने पंचायत में विकास का जो कार्यक्रम होगा वो हम बिल्कुल नई सोच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगधी बेला। मैं अतुल आदित्य। मेरा एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है, नाम या काम, जनता किस पे वोट दे। इसी क्रम में आज मेरी पहली मुलाकात समाजसेवी, शिक्षाविद और रामनगर करारी कछार से पंचायत समिति पद के उम्मीदवार श्रीमती इंदु देवी के पति सुधीर कुमार जी से बातें हो रही है। सुधीर कुमार जी से मैं आप लोगों की आज जो बातचीत है वो सुनवाऊंगा कि राजनीति में ये क्यों आए हैं और राजनीति में इनका आने का क्या मकसद है। सुधीर कुमार जी, आपका मगधी बेला में स्वागत है। धन्यवाद। मगधी बेला के सभी दर्शक एवं ग्राम पंचायत राज रामनगर करारी कछार के सभी आदरणीय एवं सम्माननीय जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा सुधीर कुमार जी आपसे पहला प्रश्न है कि जनता आपको वोट क्यों दे, क्योंकि हर प्रत्याशी जो है आते हैं और वो हार जाने के बाद कभी जनता को देखने नहीं आते हैं। आप भी एक नए प्रत्याशी हैं। जी बिल्कुल, मैं एक नया प्रत्याशी हूँ, लेकिन हमारा सोच भी नया है। हम युवा हैं। हम अपने पंचायत में विकास का जो कार्यक्रम होगा वो हम बिल्कुल नई सोच के साथ हम करना चाहेंगे। तो आप जो नई सोच से विकास करेंगे तो वो क्या क्या सोच है आपकी, विकास की क्या ढांचा आपने बनाया है अपने दिमाग में जनता के लिए? देखिए, किसी भी पंचायत को या अपने गांव को या अपने समाज को विकास के उच्च स्तर तक ले जाना है तो ये काम बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर थोड़ा इसको हम धर्म से जोड़ के समझें तो बिल्कुल आसानी से हम समझ सकते हैं। धर्म के अनुसार, चाहे कोई भी धर्म हो, धर्म के अनुसार अगर आदमी कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो मरने के बाद उसकी आत्मा शांति से, अगर अच्छे तरीके से रह जाए, उसकी आत्मा को शांति मिले, तो हमारे धर्म में ये परंपरा है कि उसे पंच तत्व मिलना चाहिए। और वो पंच तत्व उन्हें क्या मिलता है? वो पंच तत्व उन्हें मिलता है मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो फिर ये चीज़ें जिंदा व्यक्ति के लिए कैसे लागू होगा? देखिए, बिल्कुल जिंदा व्यक्ति के लिए भी पंच तत्व है। जैसे मरने के उपरांत लोगों को पंच तत्व मिलता है, तो अगर हम सही से जीवन यापन कर सके एक मनुष्य की भांति, तो हमें भी पंच तत्व की ज़रूरत है। और वो पंच तत्व है जो हमारी जनता को मिलना चाहिए। और वो पंच तत्व है हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। आपकी राजनीति की पूरी पारी है जो शास्त्रों से भी लिए कुछ प्रेरित आप लगते हैं। देखिए, हमारा जो भारत देश है ये वेदों से पूरा प्रभावित है। तो अगर हम वेद की जानकारी या अन्य धर्म ग्रंथ की जानकारी के साथ साथ अगर हम भारत में किसी भी कार्यक्रम को लेके जा सकते हैं, चाहे वो कार्यक्रम शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे मनुष्य के किसी भी स्थिति का कार्यक्रम हो। आप शिक्षा से जुड़े हुए भी हैं, तो आप इन 5 तत्वों में बताया कि शिक्षा भी है, तो शिक्षा को आप किस तरह से बेहतर करेंगे? देखिए, शिक्षा को बेहतर करना, एक जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, अगर मैं जनता का प्रतिनिधि बन के अथमलगोला प्रखंड या जो भी सरकारी भवन है, जो हमारा स्कूल है, तो अगर मैं एक जनता का प्रतिनिधि हूँ तो जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे मैं जाकर उनकी शिक्षा की गुणवत्ता पे पूरा ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। दूसरा, जो सरकार जो हमारी है, केंद्र सरकार या जो राज्य सरकार है, वो हमारी बच्चों को लिए मध्याह्न भोजन यानी दोपहर का भोजन का व्यवस्था करती है, ताकि बच्चे को सही मात्रा में पोषण मिले। हमारे बच्चों को अगर पोषण मिलेगा तो वो स्वास्थ्य उनका ठीक रहेगा, और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो वो शिक्षा भी अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो मैं जनता के प्रतिनिधि होने के नाते मैं अपना पूरा ध्यान उन सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता पे रखूँगा
उनके पोषण का ध्यान रखूँगा। वहाँ पे जितने शिक्षक हैं हमारे, वो क्या सही ढंग से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर वो पढ़ा रहे हैं, अगर हमारे समाज में सही मायनों में शिक्षा सरकारी स्कूलों से बेहतर मिले, तो इससे बड़ा बात कोई नहीं हो सकता है। और अगर कोई सरकारी शिक्षक, अभी हमारे समाज में ये परंपरा है कि ये सरकारी टीचर है, ये हमारे बच्चों को कुछ नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन बहुत ऐसे टीचर हैं जो सरकारी स्कूल में हैं, कार्यरत हैं, और वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अगर वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अगर वो समाज को लगे कि नहीं ये टीचर बच्चों को सही ढंग से शिक्षा दे रहे हैं, तो समाज को या जनता के प्रतिनिधि को, चाहे वो मुखिया हो, जिला पार्षद हो, या प्रमुख हो, समिति हो, या अन्य भी जितने भी प्रतिनिधि हैं, या विधायक है या सांसद है, तो अगर शिक्षा को सच में समाज में सही तरीके से फैलाना है, तो उन सारे टीचर को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। प्रोत्साहित करने के लिए कोई कार्यक्रम लाने की ज़रूरत है, और इस कार्यक्रम को देख के अन्य टीचर भी प्रभावित हो सकते हैं, और हमारे स्कूल में, हमारे समाज में शिक्षा बेहतर हो सकती है। आप क्या मानते हैं, स्कूलों में जो पढ़ाई होती है वो बेहतर नहीं है, इसका पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, सभी स्कूलों में पढ़ाई बेहतर नहीं होती है, ऐसा बात नहीं है। स्कूलों में पढ़ाई बेहतर होती है, कुछ स्कूलों में पढ़ाई बेहतर नहीं होती है। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि हमारा अभी का जो शिक्षक का चयन प्रक्रिया है वो बिल्कुल गलत है। शिक्षक चयन प्रक्रिया एक पारदर्शी तरीके से हो, और जिसमें सही शिक्षक को चुना जाए, और जब सही शिक्षक आएंगे जो मेहनत करके जो चुने जाएंगे, वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे, और तब हमारा स्कूल आगे बढ़ेगा। मतलब जो शिक्षक हैं वो खुद ही उतने पढ़े लिखे नहीं हो रहे हैं, या यूँ कहिए कि पैरवियों से वो आ रहे हैं, इसकी वजह से उनमें वो गुणवत्ता नहीं है जो एक शिक्षक में होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत से ऐसे टीचर हैं। आप सोशल मीडिया का ज़माना है, आप बहुत सारा वैसे वीडियो देखे हैं, कुछ का प्रमाण भी मिल चुका है। सालों साल कहीं ना कहीं ये प्रमाण मिलते रहता है कि जो हमारी चयन प्रक्रिया है, और चयन प्रक्रिया के बाद जो शिक्षक आते हैं, तो उनमें वो गुणवत्ता नहीं होती है जिससे हमारे बच्चे एक अनुशासन में रह के और शिक्षा हासिल करें। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो योजनाएं हैं सरकारी, वो जिस पद के लिए आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसमें वो इतनी योजनाएं नहीं आती हैं जिससे कि आप जनता की पूरी भलाई कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, बात सही है कि जिस पद के लिए हमारी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, तो उस पद में बहुत सारी सरकारी योजनाएं नहीं हैं कि जिससे कि समाज में विकास के कार्यक्रम को ज़मीनी स्तर पर लाया जाए। हाँ, लेकिन मैं एक जनता के प्रतिनिधि होने के नाते मैं उन सारे कार्यक्रमों में जो हो रहे भ्रष्टाचार, हो रहे कमीशन खोरी पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखूँगा। चाहे वो प्रतिनिधि हो, चाहे वो कोई भी सरकारी अधिकारी हो, जो अगर सही से जनता के अधिकार को सही तरीके से जनता को नहीं दे रहे हैं, तो मैं एक जनता के प्रतिनिधि होने के नाते उन सारी योजनाओं पे अपना ध्यान केंद्रित रखूँगा, और उन सारी योजनाओं को भ्रष्टाचार मुक्त करने का प्रयास करूँगा। तो भ्रष्टाचार तो बहुत गहन पैमाने पे है, आप इसको कैसे ठीक करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार गहन पैमाने पे है, हर जगह है, ये बात भी सत्य है, लेकिन इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल असत्य है। इसे ख़त्म किया जा सकता है अगर हमारे समाज के सभी वर्ग के लोगों में अगर जागरूकता आए सरकारी योजनाओं के लेकर कि ये हमारे हक और ये हमारे अधिकार की है। और वो जागरूकता कब आएगी उनमें, जब हमारे समाज के जितने भी लोग हैं अधिक से अधिक शिक्षित हों। जितने ज़्यादा वो शिक्षित होंगे उतने ज़्यादा हमारे समाज के लोग जागरूक होंगे, और वो जब जागरूक होंगे तो हमारे पास विरोध करने का संख्या बल भी ज़्यादा रहेगा। अभी समाज के कुछ लोग जागरूक हैं, तो जब वो विरोध करते हैं तो संख्या बल के अनुसार हमारे चुने गए प्रतिनिधि या जो सरकारी अधिकारी हैं वो उनको नकार देते हैं। लेकिन जब लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता आएगी और लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, तो उनका संख्या बल भी ज़्यादा रहेगा, और उस संख्या बल के हिसाब से अगर हम वहाँ पे आंदोलन करेंगे अहिंसक तौर पे, कोई हिंसा नहीं करेंगे, बिल्कुल गांधी जी के तरीके से अगर हम वहाँ पे आंदोलन करेंगे, तो ज़रूर भ्रष्टाचार मुक्त योजना होगा और वो जनता को सही तरीके से मिलेगा भी।
अच्छा, आप इस बात से कितना सहमत हैं कि पढ़े लिखे प्रतिनिधियों को ही चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, इस बात से मैं पूरा सहमत हूँ कि पढ़े लिखे प्रतिनिधि अभी के राजनीति के अनुसार उन्हें चुनाव में आना चाहिए। चाहे हमारे जितने भी युवा हैं, अगर वो सरकारी कर्मचारी बनने चाहते हैं, चाहे राज्य में या केंद्र में, वो बिल्कुल बने, वो उनका अपना शौक़ है, बन सकते हैं। लेकिन हमारे जितने भी युवा हैं, अगर वो सही में समाज में विकास चाहते हैं तो उन्हें राजनीति में आना चाहिए। जैसे कि अगर हम फेस्टिवल की बात करें तो जो हमारा त्यौहार होता है बिहार में, छठ होता है, दुर्गा पूजा होता है, तो जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं या हमारे दोस्त हैं या समाज के और भी लोग हैं, तो जब वो गांव में आते हैं, तो जब वो गांव में आते हैं तो वो देखते हैं कि समाज में ये चीज़ नहीं है, समाज में वो चीज़ नहीं है, सड़क नहीं है, नली नहीं है, गली नहीं है, तो उन्हें ये कहने का अधिकार है। वो पढ़े लिखे लोग हैं तो वो चीज़ समझते हैं कि हमारे समाज में इस चीज़ का कमी है, यह चीज़ हमारे समाज को होना चाहिए। लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होगा। अगर आपके पास समय है तो थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा कि आखिर ये गली नली सड़ी जो भी हमारे पास है ये कैसे मिलेगी। हमारे समाज में एक स्वास्थ्य केंद्र अगर नहीं है तो वो हमारे समाज में स्वास्थ्य केंद्र कैसे आएगी। तो कुछ पढ़े लिखे लोगों को तो राजनीति में आना चाहिए। अगर हम सिर्फ पढ़े लिखे हैं और हम सिर्फ बोला जाए अगर तो कोसना, कि हम सिर्फ कोसते हैं कि हमारे समाज में ये नहीं है वो नहीं है, सिर्फ बैठ के अगर कहने का मतलब है कि उनको सहयोग देना चाहिए। उनको जी, पूरा सहयोग। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगला क्वेश्चन, कि जो समाज में पंचायती चुनाव जब से शुरू हुआ है लगभग 2000 के बाद से 2000 से समय, लेकिन यह सत्ता का विकेंद्रीकरण है, लेकिन फिर भी कि हर चुनाव में नई दौर में सत्ता में जो भी लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारी महान हस्ती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये जितनी भी महान हस्तियां थी, गांधी जी, तो ये सब जब स्टार्ट में थे तो हमारे विकास का कार्यक्रम तेज़ी से बढ़ रहा था गांव में और शहरों में। लेकिन जब कुछ दशकों बाद जब समाज के पढ़े लिखे वर्ग के लोग राजनीति से दूर होने लगे तो वहाँ जो खाली स्थान हुआ वो असामाजिक तत्वों द्वारा भरा जाने लगा और वहीं पे हमारा विकास का कार्यक्रम धीरे हो गया या कहें हम कि रुक गया। लेकिन अब फिर 2000 के बाद से पढ़े लिखे जो हमारे युवा हैं या पढ़े लिखे जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं वो अपना नौकर शाही जो चलाते हैं, तो वहाँ पे पढ़े लिखे युवा जो भी हैं वो अपना विरोधाभास दर्ज करते हैं और उन्हें इस बात का अब डर रहता है कि अब राजनीति में पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं, हमें अब अपना काम सही तरीके से करना चाहिए। मतलब उनके अंदर भी भय बनेगा कि योजनाओं को सही तरह से कार्यान्वित किया जाए। जी बिल्कुल, अगर वो सही तरीके से योजना को कार्यान्वित नहीं करेंगे तो पढ़े लिखे लोग हैं या समाज के जो जागरूक लोग हैं वो एकदम गांधी जी के तरीके से अहिंसा के तौर से आंदोलन करेंगे और उसको समाज के बीच लेकर आएंगे। अच्छा, आप मानते हैं कि जो योजनाओं का कार्यान्वयन है वो नहीं हो पाता है, क्या इसमें जनता का जागरूकता कम है या जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार इसका मुख्य मुद्दा है? देखिए, सबसे बड़ा कारण है कि जनता की जागरूकता तो कमी है ही, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है कि हमारे प्रतिनिधि या सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका इस भ्रष्टाचार में लिपित होना। जनता में तो जागरूकता है ही, जनता में अगर जागरूकता नहीं है तो प्रतिनिधि का काम है कि वो जनता में जागरूकता फैलाए कि आपका ये हक और ये अधिकार का चीज़ है। अगर हम उसे नहीं बताएंगे कि आपका ये हक है, आपका ये अधिकार है, तो वो कैसे जानेंगे? क्योंकि अभी भी हमारे पंचायत में आधा से ज़्यादा लोग शिक्षित नहीं हैं। तो शिक्षित नहीं है तो प्रतिनिधि का ही काम होगा कि वो सरकारी योजनाएं जो विकास के कार्यक्रम को स्थापित करती है हमारे पंचायत में, तो प्रतिनिधि उनको जागरूक करे और प्रतिनिधि जागरूक करने के साथ ही सरकारी कर्मचारी का अत्यंत सहयोग होना चाहिए, तब जाके हमारा पंचायत पूर्ण विकसित होगा। और मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि जो शिक्षा का माध्यम है वो लोग आज अंग्रेजी ज़्यादा पसंद करते हैं, हिंदी शिक्षा जो है हाशिए पर है, तो इससे क्या समाज में विकास पर कोई असर पड़ता है?
देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी माध्यम में शिक्षा अर्जित करें, हिंदी मीडियम या अंग्रेजी मीडियम, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप शिक्षा सही ढंग से एक अनुशासन के अंदर ग्रहण कर रहे हैं तो माध्यम से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप एक बिल्कुल अच्छे इंसान बनिएगा, आप समाज में एक आपका पहचान होगा। पंचायत चुनाव में जाति धर्म तो मैं कहूँगा कि पूरे राजनीति में है, लेकिन पंचायत चुनाव में खास करके जाति और जो अपनापन होता है, गोतिया उसको जो हमारे यहाँ कहा जाता है, या जो रिश्तेदारी है, उसका बहुत ज़्यादा बोलबाला होता है। इसके पर आपका क्या कहना है? देखिए, जनता को, जैसे आपका कार्यक्रम है कि काम पे वोट दें या नाम पे वोट दें, तो इसका ये फर्स्ट एपिसोड है। तो जनता को जब मतदान करे तो वो इस बात का ध्यान न रखे कि उसका नाम बड़ा है, या वो हमारे रिश्तेदार हैं, या वो हमारे पहचान के हैं। उनका काम देखे जनता, क्योंकि नाम, रिश्तेदार जो भी अभी वर्तमान में चल रहा है वो सब एक दिन, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाना है। अभी किन्हीं का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो आज न कल ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे समाज में रह क्या जाएगा? तो रह जाएगा हमारा काम, रह जाएगा हमारा गंज पर गांव, रह जाएगा हमारा धौका राय टोला, रह जाएगा हमारा निचला टोला, रह जाएगा हमारा अथमल गुलाब बाज़ार, रह जाएगा हमारा इंग्लिश मोहली केदारचक, या रह जाएगा हमारा रामनगरकारी कछार पंचायत, रह जाएगा हमारा अथमल गुलाब प्रखंड। तो इन गांवों के लिए, इन पंचायत के लिए, इन प्रखंडों के लिए जो काम करना चाहे, जो अपने आप को इन गांवों को आदर्श बनाने में समर्पित कर दे, अपने आप को पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में समर्पित कर दे, तो जनता को उसे वोट देना चाहिए और पूरी संख्या बल से देना चाहिए। संख्या बल से मतलब है आपका कि लोग वोट के लिए बूथों तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसके लिए भी आप क्या कोई कार्य योजना है आपका? देखिए, जनता जो है वो अधिक से अधिक संख्या में बूथों तक नहीं पहुंच पाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जनता हर बार ठगी जाती है। जनता हर बार ठगी जाती है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो। उन्हें आशा दिया जाता है कि आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। जब उन्हें वो नहीं मिलती है तो वो निराश हो जाते हैं, और वही यही सोचकर वो अधिक से अधिक संख्या में मतदान नहीं कर पाते हैं, तो वो ठगी जाती है। ये सबसे बड़ा कारण है कि जनता अधिक से अधिक मतदान नहीं करती है। तो अगर एक बेहतर प्रतिनिधि होगा, अगर उस प्रतिनिधि के द्वारा हमारी जो जनता है, जो सम्माननीय जनता है, आदरणीय जनता है, अगर वो ठगी नहीं जाएगी तो वो पूरी संख्या बल के साथ मतदान करेंगे। अच्छा, राजनीति में झूठी बातें बहुत सारे होते हैं, आप इसको क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में झूठी बातें होती है, मैं इसको एकदम बिल्कुल गलत कहता हूँ। बिल्कुल राजनीति में झूठी बातें नहीं होनी चाहिए। राजनीति का मतलब सीधा होता है कि आपको सही नीति से काम करना है। तो जब सही नीति से आप काम करने के लिए ही इसमें आए हैं, तो फिर इसमें झूठ का कोई स्थान नहीं है। हर जगह सत्य होना चाहिए और इंसानियत होना चाहिए। जी, आपका बहुत ही नेक विचार है, मुझे सुनकर अच्छा लगा कि राजनीति में झूठ की कोई स्थान नहीं है, झूठ बोलने की कोई जगह नहीं है। अगर आपका इरादा सच्चा हो, सच्चे मन से आप अगर जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो छल और प्रपंच की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि सुधीर कुमार जी कह रहे थे, पंचायत के प्रत्याशी हैं इंदू देवी, तो श्रीमती इंदू देवी जी से भी मैं आपको परिचित करवाता हूँ, रूबरू करवाता हूँ, क्योंकि जनता से इनका भी परिचय होना जरूरी। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों एवं ग्राम पंचायत राज रामनगर करारी कछार के सभी आदरणीय जनता को मैं प्रणाम करती हूँ। पंचायत की जनता के लिए क्या करेंगे? मैं चुनाव जीतने के बाद एक महिला होने के नाते सबसे पहले नारी सशक्तिकरण पर ध्यान दूंगी। नारी सशक्तिकरण किस तरह से आप कार्यान्वित करेंगे? हमारी पंचायत की महिला तभी मजबूत होगी जब उनका सामाजिक विकास होगा, तब वे खुद कहते पर हैं कि जो भी सरकारी योजनाएं होगी मैं उसे अपने पंचायत में लागू कराने की हर संभव कोशिश करूंगी। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगधी बेला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।